हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मानसी भगत एंड यू आर वाचिंग स्टडी विथ यूनिकॉर्न। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 नॉलेज, पावर एंड एजुकेशन। ओके, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या रिलेशनशिप रहता है नॉलेज और पावर के बीच में। ठीक है, एंड उसके बाद जब भी हम नॉलेज और पावर की बात करते हैं तो हम माइकल फौकॉल्ट की जो हैं वो हम पढ़ते हैं, वो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये देखेंगे कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरल क्या इन्फ्लुएंस रहा है एजुकेशन के ऊपर। और दूसरा हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी को बढ़ावे में कल्चर और इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन किस तरीके का रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन। तो हम सबसे पहले ये मानते हैं कि हम कैसे माने कि भाई एजुकेशन एजुकेटेड पर्सन है कोई, ठीक है, कोई लिटरेट पर्सन है, हम कैसे मान सकते हैं। वो हम जो है सोशली और हिस्टोरिकली जो है इस चीज़ को हम समझते हैं, सामाजिक और ऐतिहासिक तरीके से हम इन चीज़ों को समझते हैं। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि देखो, अगर कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई सोसाइटी जहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ पे आप किसी आर्ट्स पर्सन को भेजते हो जिसको टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं है, तो वो वहाँ पे जाके उन लोगों के लिए वो क्या बन जाएगा, इलिटरेट। ठीक है, वो ये बोलेंगे कि हाँ भाई, तुम्हें तो टेक्नोलॉजी का ए भी नहीं पता है, मतलब तुम्हें फ़ोन भी नहीं चलाना आता, भाई तू कौन सी दुनिया में रह रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके के लोग हैं। अगर हम कॉलोनियल वाइज भी बात करें, हम ब्रिटिशर्स की भी बात करें, तो उस टाइम भी क्या था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे तो लोग चलो वेद शास्त्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनके लिए वो क्या थे, अनएजुकेटेड थे। उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो है अपने स्कूल्स खोले, इंग्लिश स्कूल खोले, जहाँ पे उनको इंग्लिश सिखाई गई ताकि वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हेल्प कर सकें। तो इस तरीके से जो था एजुकेशन जो था सोशली जो है था और हिस्टोरिकली जो था वो डिफ़र हो रहा था। उसके बाद हम सबसे पहले हम बात करते हैं मनहैम की। ओके, मनहैम जी यहाँ पे हैं। मनहैम जी कहते हैं कि सिर्फ आप बोल रहे हो कि भाई एजुकेटेड पर्सन जो है, हम उसकी करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स को हम देख के बोल रहे हैं कि वो एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ एजुकेटेड पर्सन के ऊपर ही, मैन के ऊपर ही अप्लाई नहीं होती है, बल्कि जो एम है एजुकेशन का वो भी हम जो है हम देख सकते हैं हिस्टोरिकली किस तरीके से जो एम्स जो हैं एजुकेशन के वो डिफ़र हुए हैं। उसके बाद मनहैम ने ये भी चीज़ बोली कि जो एजुकेशन है वो शेप करती है, ठीक है, वो शेप हुई है, उनके जो एम है वो शेप हुए हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, और जो इनके जो एम है ना वो सोसाइटी टू सोसाइटी और पीरियड टू पीरियड जो है वो वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद ये चेंज होते गए हैं। आप ये कह सकते हो कि द मोड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, द मोड ऑफ एम ऑफ एजुकेशन जो है वो हमेशा से क्या रहा है, डायनामिक रहा है, जिसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हिस्टोरिकली एंड सोशली। उसके बाद हम एग्लिस्टेन की बात करते हैं, ठीक है, जॉन एग्लिस्टेन। हाँ, जॉन एग्लिस्टेन की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लो ज़रा। तो हाँ, जॉन एग्लिस्टन क्या कहते हैं, उनके लिए उन्होंने दो पर्सपेक्टिव की बात की, ठीक है, उन्होंने करिकुलम के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया। उन्होंने बोला कि हम करिकुलम को जो है वो दो पर्सपेक्टिव्स के ऊपर जो है वो डिफ़र कर सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव है कि रिसीव कैसे करते हैं हम, ठीक है, और दूसरा किसकी बात की है उन्होंने, डायनामिक की, जो चेंज होता रहता है। रिसीव्ड मतलब क्या हुआ, रिसीव्ड में ना यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, ए प्रियोरी। ओके, यहाँ पे है ए प्रियोरी। ओके, यहाँ पे, ठीक है, तो ए प्रियोरी क्या हुआ, एक एक तरह का व्यू ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। रिसीव्ड मतलब आप क्या करते हो कि आप ए प्रियोरी का मतलब होता है, जैसे आप किसी का मतलब कोई जो फैक्ट है, फैक्ट तो चेंज नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हो उसको एज अ रिसीव पर्सपेक्टिव आप उसको रिसीव करते हो, आप उसको मानते हो कि जिस तरीके से भी वो है। मतलब हम बोलते नहीं है कई चीज़ों की कि हाँ भाई अब अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, तो दिस इज़ फैक्ट। ओके, तो आप ये जब फैक्ट आ गया तो इस फैक्ट को आप इसको क्या मानोगे, एक रिसीव्ड पर्सपेक्टिव मानोगे। उसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक क्या हुआ, डायनेमिक इतना मतलब वो कॉन्सेप्ट एक टाइम पे रहा है, दूसरे टाइम पे वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस चीज़ की बात रिसीव्ड और डायनेमिक पर्सपेक्टिव की कौन बात करता है, एग्लिस्टन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने ये भी, आप इस यूनिट में ये भी पढ़ोगे कि जो जो एजुकेशन रही है, ठीक है,
आप एक सर्टेन क्राइटेरिया में, जब आप बच्चे पढ़ते हो तो एक सर्टेन क्राइटेरिया में अगर आप किसी चीज़ को क्वालिफाई करते हो तो आप एजुकेटेड कहलाते हो। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो, अगर आप एंट्रेंसेस है, अगर आप एंट्रेंस देते हो, अगर आप उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स, ठीक है, यू आर एजुकेटेड फॉर दैट कोर्स। ओके, तो वो चीज़ भी एक क्राइटेरिया रहा है जो कि सोशोलॉजिस्ट का मानना है कि दिस इज़ इनऑर्गेनिक। व्हाट ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक टाइप का पर्सन है, मतलब आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कोई चीज़ सीखने के लिए। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इसमें ये बेसिकली ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये कुमार जी का रिसर्च पेपर है, उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन जो है वो बनाया गया है। तो इसमें जो है उन्होंने ये बोला कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो डिराइव करते हैं कहाँ से, बेनिफिट लेते हैं इंक्लूजन ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉलेज। जब आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉलेज को इंक्लूड करते हो आप किसी सोशल ग्रुप में, तो उससे क्या होता है कि एक बेनिफिट आएगा, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा बेनिफिट जो है एक ही पूरी सोसाइटी को जाए। वो सोसाइटी को कब जा सकता है, जब हम देखो अगर एक चीज़ है, अगर आप सभी को इंजीनियरिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दो तो उससे क्या होगा, मतलब वो इंजीनियरिंग जब आप सबको पढ़ा रहे हो तो दे नो कि इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को बताओगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉलेज जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगी। ओके, तो इसमें हम जो है, अब कुमार जी ने जब इन सब आर्ग्यूमेंट को सुना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि क्या एक नॉलेज को एक ट्रू तरीके से पढ़ना, ठीक है, क्या वो एक सच में एक वर्थ चीज़ है कि नहीं है। उन्होंने बड़े सारे क्वेश्चन रेज किए और उन्होंने ये चीज़ देखा कि जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रहा है नॉलेज का, ठीक है, और एक तरह का वो एलिमिनेशन क्राइटेरिया भी रहा है, ठीक है, जो कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है वो फेवर करता है। वो कैसे, अब इन्होंने एक जोर दिया एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि रिकंस्ट्रक्शन, नॉलेज क्या है, एक रिकंस्ट्रक्शन है, राइट। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं कि नॉलेज को जो है ना एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल कंडीशन, ठीक है। जब अब है एक टाइम में जब है हमें आईटी का बहुत ही ज़्यादा बाउंस था, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस थी आईटी, बट उस एक टाइम पे क्या आ गया, उसका बूम ख़त्म हो गया ना, है ना। तो उसकी वजह से उन्होंने यही चीज़ को हाईलाइट किया है कि हम क्या करते हैं, हम जो है नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद हम ये भी बोलते हैं कि जो एलीट क्लास है, ठीक है, एलीट क्लास, अब देखो अब मेन जो इंस्टीट्यूशंस है वो कौन गवर्न करता है, वो एलीट क्लास गवर्न करती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब आप एलीट क्लास जब गवर्न करेगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो सारा कंट्रोल है, अब एलीट क्लास जानती है कि हमने कैसे जो है कौन सी नॉलेज को जो है हमने इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमने इंक्लूड करना है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमने एक्सक्लूड करना है। तो उन्होंने ये बोला, कुमार ने ये बोला कि ये जो सारी सोशल पॉलिटिकल रियाम्स हैं, ठीक है, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम एक पावर और नॉलेज के रिलेशनशिप को हम समझें। और जो नॉलेज है ना वो हम तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ पावर डायनेमिक्स। जब हम एक पावर डायनेमिक्स को हम समझेंगे तभी हम कह सकते हैं कि नॉलेज जो है वो उस टाइम पे जो है वो वैलिड है, ठीक है। अगर आज आप उठा के पॉलिटिकल जो है या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी देख लो, वो भी क्या है, नॉलेज और पावर के ऊपर ही डिटरमाइन की जाती है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने दो टर्म्स कुमार ने यहाँ पे दो टर्म्स का नाम लिया था, या इन्होंने दो टर्म्स को हाईलाइट करने की यहाँ पे कोशिश की थी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि नॉलेज का जो है वो क्लोज रिलेशनशिप है हाँ, यहाँ पे एनलाइटेंड आउटसाइडर्स एंड एजुकेटेड इंडियंस। और उन्होंने बोला था कि कुमार ने ये चीज़ बोला कि कॉलोनियल टाइम पे जो बाहर के या एनलाइटेंड आउटसाइडर्स, उन्होंने किनको बोला, जो बाहर के लोग आए, ठीक है, बोला कंट्रोलिंग नेटिव्स,
यहाँ के लोगों के जो नेटिव्स थे, इंडिया के रहने वाले थे, उनको पहले कौन कंट्रोल करते थे? एनलाइटेंड आउटसाइडर्स। ये टर्म्स दो यूज़ की हैं कुमार जी ने। और अब कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है उनको? एजुकेटेड इंडियन। ओके, तो ये इन्होंने एक इनका मेन जो था वो आर्ग्यूमेंट था। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एप्पल की। एप्पल ने जो था वो एक क्लोज रिलेशनशिप बताया यहाँ पे। उन्होंने बोला कि एक काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। ठीक है, जो कि आगे जाके जो है गवर्न करता है किसको? पावर को। मतलब कि एजुकेशन जो है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे कि एजुकेशन जो है वो क्या है? एक क्लोजली रिलेशनशिप है, ठीक है, बिटवीन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। ठीक है, अब ये पावर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। अब क्लोज रिलेशन देखो, अब क्लोज रिलेशन कैसे रहेगा? अब मेरे को बताओ। जब पॉलिटिकल पावर आपके पास है, आपको जब पॉलिटिकल पावर है तो आपका इनकम फ्लो ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स आप जेल पे हैं या कहाँ पर हैं। एंड उसके बाद आपका कल्चर। जब आपके पास ये तीनों पावर्स हैं तो पावर का इन्फ्लुएंस किस पे आ जाता है? एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, और एजुकेशन में उन्होंने ये बताया है कि थॉट अबाउट, ऑर्गेनाइज्ड एंड इवैल्यूएट। आगे जाके एजुकेशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक तो आता है थॉट को हाईलाइट करने वाले। जब कुछ लोग अगर इंटेलिजेंट लोग या कह सकते हो इंटेलेक्चुअल लोग, ठीक है, वो इसमें आ जाए, पावर में आ जाए, पॉलिटिकल पावर में आ जाए, तो थॉट प्रोसेस को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, इवैल्यूएट को आप इवैल्यूएट करोगे कि कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं, कौन सी पॉलिसीज़ नहीं आई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपस में बड़ा जो है वो क्लोज रिलेशन। अगर एक एजुकेटेड पर्सन जो है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पावर में आता है, ऑब्वियसली उसको हर किसी के कल्चर को किस तरीके से रखना है तो वो अच्छे से जानता होगा, उसको पता है किस तरीके से उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो एप्पल ने ये चीज़ बोला कि स्कूल्स जो है ना, स्कूल जो हैं वो क्या है कि एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं जो जनरेट करते हैं स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज ऑफ पावर एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ओके, दे अगर आपके पास कहते हैं कि स्कूल जो है ना एक पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है, जिससे क्या होता है कि आपने सोसाइटी में किस तरीके की स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़ हैं पावर की और रिसोर्सेज की, ये दोनों का रास्ता कहाँ को जाता है? एक स्कूल की तरफ। अब वो कैसे होता है? या ओके, तो ये यहाँ पर रहेगा। एंड इसके बाद जो उन्होंने बोला था, एप्पल ने ये भी बोला था कि स्कूल्स जो हैं वो क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, और एक पावर इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो, ये एक तरह का इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है, ठीक है, सोशल कंट्रोल के लिए। एप्पल का आर्ग्यूमेंट ये भी रहा है, कहते हैं कि जो नॉलेज और स्किल्स जो थी वो हमेशा से डोमिनेट किसने की है? एक डोमिनेंट ग्रुप्स ने उसको एक्वायर किया है, और उसको एसोशिएट भी हमेशा से एक डोमिनेंट ग्रुप को ही किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम हिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि जो वेपन्स हैं वो सिर्फ क्षत्रिय लोग ही चला सकते हैं, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जो वॉरियर थे, वॉरियर आर द डोमिनेंट ग्रुप्स ना, ठीक है, तो जो डोमिनेंट ग्रुप्स थे उन्होंने वो चीज़ सीखी, ठीक है, और वो दूसरों को रिस्ट्रिक्ट भी करते थे। तो यही तरीका है, अगर हर किसी को वेपन चलाना आ जाता तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा मीन है जिस जिस एक ऐसा मीन या मीडियम कह लो, एक तरीके का एक मीडियम है जिससे हम जो पावर को हम एक्सरसाइज करते हैं। ये सारा आर्ग्यूमेंट एप्पल का आ रहा है।
उन्होंने ये बोला कि जो डोमिनेंट ग्रुप है सोसाइटी के वही जो है एजुकेशन के थ्रू जो है पूरी सोसाइटी में जो है वो कंट्रोल लाते हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये काफ़ी तरह का ना एक बायस्ड सिलेक्शन रहता है, ठीक है, सोसाइटी का। और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है कि एक पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो किस तरीके से मासेस के ऊपर कंट्रोल कर सकती है थ्रू द एजुकेशन करिकुलम। और उसके बाद अब जैसे सच कंट्रोल हैपन्स इन द एरिया ऑफ एजुकेशन दैट मेक्स द पावर ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू चैलेंज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे एक मेरे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे मैं तुम्हें ये एग्जांपल दूंगी कि जिस तरीके से तुम देख लो कुछ प्राइवेट स्कूल है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल है, राइट। बट जिन पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं दे सेंड देयर चिल्ड्रंस टू प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। और ये स्कूल जैसे अंबानी का स्कूल हो गया या कोई भी प्राइवेट स्कूल आप ले लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। वहाँ पे मैं तो कहती हूँ कि हमें एजुकेशन जो है एक तो फ्री हो जानी चाहिए, दूसरा मैं चाहती हूँ, मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि एक तो एजुकेशन फ्री हो और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आप ऑलरेडी जो है आप गैप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप ऑलरेडी एक पर्सन को जो है, बेशक वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कंसीडर्ड एज इक्वल एज द टीचर्स टू द प्राइवेट स्कूल्स। तो आप वहाँ से आप एक दूसरे को एक कंपैरिजन में ला सकते हो कि कितना बड़ा एजुकेशन गैप है। और आप बोलो कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल का जो इंग्लिश मीडियम और हाईली वो स्कूल है, क्या उसके साथ वो compete करके, ठीक है, और compete करेगा? क्यों नहीं करेगा, टाइम लगेगा बट वो compete करेगा। लेकिन एट द सेम मोमेंट पे आप बोलो कि वो compete करे, वो compete कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, यही चीज़ एप्पल हाईलाइट कर रहे हैं कि एक पावरफुल डोमिनेंट ग्रुप्स जो हैं, देखो जब एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल का बच्चा वो ऑलरेडी एक डोमिनेंट एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आएगा। जब एक सरकारी स्कूल का बच्चा देखेगा कि हाँ बहुत हाई फाई इंग्लिश बोली जा रही है, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही एक तरह का एक एजुकेशनल गैप आ रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें तुम्हें एक और चीज़ मैं बताऊंगी, जैसे कुछ दिन पहले मेरे 3 महीने से मेरा यूट्यूब में मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे ये चीज़ हुआ कि कुछ लोगों ने तो मेरे वीडियोस जिनके चैनल चल नहीं रहे थे, जो 12th क्लास के या पता नहीं कौन सी क्लासेस के पढ़ा रहे थे, उनके चैनल चल नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, मेरे ही चैनल की वीडियोस देख के वो अपने वीडियोस पे मतलब अपने चैनल पे डालने शुरू हो गए। एंड तब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि दे आर टीचिंग रॉन्ग, ठीक है। आप अपने व्यूज़ के चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि दूसरे के बच्चों, जो दूसरे बच्चे हैं, आप उनका भविष्य ख़राब कर रहे हो, आप उनकी परसेंटेज ख़राब कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत खुश थी कि चलो ठीक है मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं, तो चलो बाकी लोग जो हैं वो वीडियोस बना कर डाल रहे हैं, उससे क्या रहेगा, चलो बच्चों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। बट व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो एक आपको एक गलत एक व्यू लाने के चक्कर में आपको वो गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट जो हैं वो बता रहे हैं जिनका वो मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, एक एक जो ना एक डोमिनेंट क्लास का आप कह सकते हो कि आप अपने व्यू के चक्कर में आप एक कॉन्सेप्ट, आपको पता है अगले बंदे की वीकनेस, आप उस तरीके से आप उसको मेंटली डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो अब उसमें अब आपको डिसाइड करना है कि आप बी केयरफुल कि आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हो, और जो पढ़ रहे हो वो सही भी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद अब जब हम कुमार की बात करते हैं, ठीक है, तो कुमार जी ने इस पे बहुत ही ज़्यादा एक एक प्रॉपर एक टर्म लेकर आई, क्वाइट सिविलाइज्ड डायनेमिक डोमिनेंस, ठीक है। ये कुमार ने इन चीज़ों के ऊपर बोला, उन्होंने बोला कि एक सोशल हायरार्कीज़ हमेशा से रही हैं और वो मेंटेन हुई गई हैं सोसाइटी के अंदर, जिसमें डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी में कौन सी नॉलेज और कौन सी स्किल को जो है इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। और मेनली ये जो एक एक पर्टिकुलर
और एक बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ एजुकेशन जो है वो हमेशा से किसके साथ किसको मिली है, एक अलीट पीपल को, हाई क्लास को, हाई क्रीम को, डोमिनेंट ग्रुप्स को, और उसी के थ्रू से ही क्या करते थे वो पावर को जो थे वो एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद एप्पल जी ने ये भी चीज़ बोली है कि एक सर्टेन फॉर्म ऑफ जो नॉलेज है वो उससे क्या होता है कि स्कूल्स को एक प्रेस्टिजियस प्लेस मिलता है, ठीक है, एक पोजीशन मिलता है, प्रेस्टिजियस पोजीशन मिलता है, जिसकी सिंपल सीधी लिंकेज किसके साथ हो जाती है, इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन। हर कोई मतलब अच्छा जी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते हैं उस स्कूल में, सभी लोग उधर ही अपने बच्चे भेज रहे हैं, राइट, तो उससे पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, ये काम था। और उन्होंने बोला कि आजकल ना स्कूल्स का ना ज़्यादातर टेक्निकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा ध्यान है, ठीक है, और ये ड्यूटी बनता है स्कूल्स का कि वो हर एक बंदे को जो है वो ये ना देखें कि उस बंदे को हो रहा है कि नहीं हो, मतलब स्किल्स उसको आ रही हैं कि नहीं आ रही, सबको सिखाना चाहिए। आप कैसे प्रिजुडाइज कर सकते हो सकता है किस बंदे को पहले इंटरेस्ट आता है, किसी को बाद में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, तो इस पे इन्होंने बोला था। उसके बाद हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि ब्रिटिशर्स का पहले क्या रोल रहा था, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, ठीक है, तो हमारे पे वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन अब हमारी जो सरकार है वो कल्चर, हमारे इंडियन कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, सो यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश की है। एक तो स्टेट मैनेज स्कूल होते हैं, प्राइवेट मैनेज स्कूल, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। उसके बाद बर्सनटीन ने एक आर्ग्यूमेंट लेकर आए थे, उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से सोसाइटी जो है, जिस तरीके से सोसाइटी जो है वो सेलेक्ट करती है, क्लासीफाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ट्रांसमिट करती है और इवेलुएट करती है नॉलेज को, पब्लिक को, और नॉलेज पब्लिक को जो जिस तरीके से वो देती है, उससे क्या होता है कि जो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है किसका, पावर का, और किसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पावर का, और उससे जो है हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं एक डिसाइड रहते हैं कि हम कैसे ही एक सोसाइटी को एक अंडर सोशल कंट्रोल हम लेकर आएँ, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में दो सोशोलॉजिस्ट थे, बोल्स एंड गिंटिस, ठीक है, सॉरी, हाँ, बोल्स एंड गिंटिस थे, ये अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के क्या थे, सोशोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने स्ट्रेस किस पे दिया, इन्होंने स्ट्रेस इस चीज़ पे दिया, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक रोल जो है ना एजुकेशन सिस्टम पे वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उन्होंने, और इसी को ही देख के, ठीक है, बोल और गिंटिस के जब उन्होंने ये चीज़ को हाईलाइट किया कि हाँ भाई इकोनॉमिक रोल बहुत ज़्यादा है एजुकेशन सिस्टम को, तो एप्पल ने ये चीज़ को पढ़ा और उसने इसी पे रिसर्च किया, ठीक है। उन्होंने बोल्स और गिंटिस ने ये चीज़ भी बोला कि इसी से ही इकोनॉमिक रोल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रहता है उसी से ही डिवीजन ऑफ लेबर आती है, ठीक है, और क्लास डिविजन्स जो हैं वो हो जाती हैं। तो इसके बाद ही एप्पल ने इस चीज़ को ही उठा के जो है उसने रिसर्च किया और उन्होंने ये चीज़ देखी, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया कि कैसे इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन का क्या रिलेशनशिप रहा है, और उसी से ही उन्होंने ये चीज़ बोली कि इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है वो रिप्रोड्यूस होती है, और उसमें जो है टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं, और जो कि टेक्स्ट बुक किसके अंडर होती हैं, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ के अंडर, और डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ किसके पास होंगी, डोमिनेंट ग्रुप के अंदर, ठीक है, और इसी से ही क्या है एक हेजोमनी ऑफ डोमिनेंट ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो। और हेजोमनी का क्या मतलब होता है, हेजोमनी मतलब आप एक कल्चर, ठीक है, जब एक कंट्री का कल्चर, एक कंट्री की एजुकेशन या एक बंदे का इन्फ्लुएंस दूसरे बंदे पर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेजोमनी, क्या बोलते हैं, हेजोमनी। तो उसके बाद हम अगर बात करें बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की,
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में हम किसकी बात करते हैं? उन्होंने बोला है यहाँ पे दो ही आपको वर्ड आएंगे, एक डिपॉजिटर और एक डिपॉजिटरीज। तो यहाँ पे ये कहना था कि एजुकेशन जो है वो एक एक्ट ऑफ क्या है, डिपॉजिटिंग है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो डिपॉजिटरीज हैं और टीचर क्या है, डिपॉजिटर हैं। किसके? नॉलेज के। अब टीचर क्या है, डिपॉजिटर है, जो अपनी नॉलेज जो है वो स्टूडेंट को देता है, और वो एक डिपॉजिटरी, वो डिपॉजिट करते जाते हैं। उनका एक मेथड रहता है रिसीव, जिसमें पेशेंटली स्टूडेंट रिसीव करते हैं, मेमोराइज करते हैं और रिपीट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला है, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद हम नॉलेज एंड पावर की हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे किसकी? फौकॉल्ट की। किसकी बात करेंगे? फौकॉल्ट की। तो फौकॉल्ट, माइकल फौकॉल्ट ने क्या किया, उन्होंने एनालाइज किया किसको? नॉलेज को, और उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड रिलेशन ऑफ पावर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज का क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर के साथ। ठीक है। और इसमें उन्होंने ये चीज़ देखा, उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और पावर का जो है एक सर्कुलर रिलेशनशिप रहता है बिटवीन द सिस्टम ऑफ पावर एंड रिजाइम्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। उन्होंने इसको एक वर्ड दिया, द डायलेक्ट ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल। ठीक है। ये फौकॉल्ट ने, इन्होंने ये बोला यहाँ पे सिस्टम ऑफ पावर एंड रिजाइम ऑफ नॉलेज। ओके। तो यहाँ पे जब भी हम नॉलेज, मैंने तुम्हें पहले बोला, जब भी हम नॉलेज की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? माइकल फौकॉल्ट की। और उसी के बीच भी जब ये डिस्कशन चल रहा है, और उसी के बीच एक सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, उनका क्या नाम है? जॉन फिश। जॉन फिश का आता है, एंड वेट फॉर अ सेकेंड। जॉन फिस्क ने ये क्या कहा था कि नॉलेज जो है ना वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होती है। ठीक है। और नेवर एग्जिस्ट इन ए इम्परसिस्ट ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप टू द रियल। ठीक है। उन्होंने बोला कि आप ये कह रहे हो कि हाँ भी हम तो हर किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, है ना, हम हर किसी को नॉलेज दे रहे हैं, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स खोले हैं, अब वो क्या सर्व शिक्षा अभियान टाइप। ठीक है। तो आपको लगता है कि नॉलेज जो है वो न्यूट्रल है? यही जॉन ने बोला कि हाँ भी न्यूट्रल नहीं है। ठीक है। नेवर एग्जिस्ट इन ए इम्परसिस्ट ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप टू द रियल। इम्परसिस्ट क्या हुआ? मतलब साइंटिफिक। ओके। उन्होंने बोला कि नॉलेज से क्या होता है? पावर मिलती है, एंड पावर से क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है? सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हैं, किसने? एप्पल ने। यस। ये एप्पल ने कुछ टर्म्स दिए हैं जो कि लिंकेज बताती हैं बिटवीन द नॉलेज एंड द पावर। एप्पल ने क्या बोला? एप्पल ने यहाँ पे, मैंने फ्लो चार्ट में बनाया है कि नॉलेज और पावर के लिए 3 टर्म्स आई हैं, जिसमें उन्होंने क्या बोला? सेलेक्टिव ट्रेडिशन। ठीक है। सेलेक्टिव ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी एंड हीजोमनी। सेलेक्टिव ट्रेडिशन में वो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि भाई सोशल कंट्रोल होता है, सोशल इनइक्वालिटी होता है, और यही दोनों चीज़ें जो हैं पीरियड टू पीरियड क्या करते हैं? हाँ, कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू इन कंटिन्यूम। ठीक है। उसके बाद आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है? ओवर्ट भी होती है, कंसर्ट भी होती है। ठीक है। एंड और कन्वर्ट नॉलेज होती है। ठीक है। ओवर्ट भी होती है, कन्वर्ट भी होती है। और उसके बाद यहीं से जो है वैल्यूज़ जो हैं वो गवर्न की जाती हैं बाय सेलेक्टिव प्रोसेस। उसके बाद हम हीजोमनी की बात करते हैं, तो हीजोमनी क्या कहता है? हम सबसे पहले
जब आप किसी पे कंट्रोल करते हो तो आप उसकी जो कॉन्शियसनेस है आप पहले उसको पकड़ते हो, वो आपके कंट्रोल में आ गई तो उससे क्या होगा कि उसकी सोशल रियलिटी, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस, उसका एजुकेशनल स्टेटस वो भी आपके कंट्रोल में आ गया। तो उससे क्या होगा, उससे ये सब चीज़ें क्या होगा, एक चीज़ के हाथ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे किसमें हो रहा है, अफ़गानिस्तान में। ओके, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है आपका यूनिट 5। ओके, so thank you so much and keep on subscribing and supporting the channel and please आप जब भी आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो आपको सही पढ़ाएं, क्योंकि मैंने देखा है लोग जो हैं वो व्यूज़ के चक्कर में जो हैं बच्चों की बर्बादी कर रहे हैं। ओके, सो टेक केयर।